शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या कर लिया है, ये चैप्टर का आखिरी पार्ट है कोलिजन थ्योरी। ये लास्ट पार्ट होगा आज, कोलिजन थ्योरी और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें हम लोग चैप्टर को रैप करेंगे। बस एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा कि जब हमने कहा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा इसमें सबसे अहम था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। आज इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कोलिजन थ्योरी समझाऊंगा और फिर आखिर में छोटा सा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी डील करेंगे। तो ये सबसे मेन था, 90% चैप्टर का यही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने बता दिया है। एक बार फिर से मैं ग्लिम्स आपके लिए लाऊंगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आर्हीनियस साहब, सवांते आर्हीनियस, बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं। उन्होंने एक इक्वेशन दी है। क्या है वो इक्वेशन? K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाय अर्थ, ये इक्वेशन थी। और अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं तो यही इक्वेशन बन जाती है log K इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT। याद करिए, इसी से आया था हमारा बहुत अच्छा एक ग्राफ। अगर इधर मैं log K प्लॉट करता हूं, इधर 1/t प्लॉट करता हूं, इसका स्लोप नेगेटिव आता है और वो होता है माइनस ई ए अपॉन में 2.303 R। और ये जो इंटरसेप्ट होता है ये दिखाता है log A, एर्हीनियस फैक्टर, जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन रेट कांस्टेंट लाऊं, चेंज इन टेम्परेचर लाऊं, तो टेम्परेचर के चेंज होने पर रेट कांस्टेंट चेंज होगा। तो उससे एक नया फार्मूला बनेगा log K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू, वहां पे एक log A से log A कट जाता है, मैंने आपको डिस्कस किया था, ई ए अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। तो ये तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चलते बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इनमें। पर आज हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक काम करेंगे, पर थोड़ा सा इसमें हम बता भी चुके हैं, काफी चीजें डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे, विदाउट टाइम वेस्ट सीधे चलते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूं दोबारा से। कि मान लीजिए, ये एकदम चैप्टर के शुरुआत में मैंने बोला था आप लोगों को ना, ये मैंने चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को बोला था, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। शुरुआत में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स येलो से दिखा रहा हूं, ये येलो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, और जैसे जैसे ये कोलाइड कर रहे होंगे प्रोडक्ट बन रहा हो, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट के कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, ये एक बहुत अहम चीज है जो आपको जाननी है। पर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता, इससे प्रोडक्ट नहीं बनता। मतलब सारे कोलिजन से ही प्रोडक्ट नहीं बनता,
एक फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, एक भाग होता है कोलिजन का जिससे प्रोडक्ट बनता है, जो इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब नॉट ऑल द कोलिजन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, एक हिस्सा ही कोलिजन का प्रोडक्ट बन पाता है। जैसे कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को बताया था, काफी इनइफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं, जैसे ये येलो वाले जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, येलो वाले जब प्रोडक्ट के साथ टकराते हैं, प्रोडक्ट जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है, ये सब इनइफेक्टिव कोलिजन में गिना जाता है। पर एक अहम बात यह है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो सारे आपस में टकराने वाले कोलिजन से भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। बेसिकली उनको दो बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, दो ऑब्स्टेकल, दो रुकावटें, दो कंडीशंस क्रॉस करनी पड़ती हैं, और वो कंडीशंस है एक एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। दो तरह के बैरियर्स हैं जो उनको क्रॉस करने पड़ते हैं, एक ओरिएंटेशन बैरियर और एक एनर्जी बैरियर। मैं एक एक करके हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा इनके ऊपर डिस्कशन पहले भी कर दिया है, या कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर, एक बार तब भी मैं बताना चाहूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनना पड़ेगा आपको। पहला एनर्जी बैरियर के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए जैसे ये एक HI है और ये एक HI का मॉलिक्यूल है, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि दो HI आपस में टूटकर H2 और I2 बना रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोडक्ट है। मतलब दो HI आपस में टकरा रहे होंगे तभी वो टूटकर H2 और I2 बना रहे होंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये रिएक्शन, दो HI मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, एक बहुत अच्छा कहानी में ट्विस्ट। क्या? कि ये HI मॉलिक्यूल का आपस में टकराना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है एनर्जी बैरियर, इसको समझते हैं। आइए बेटा, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि HI और HI पहले पुराने बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे। पुराने बॉन्ड्स मतलब इन HI का बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरे वाले HI का भी पुराना बॉन्ड टूटेगा, तभी ये आपस में नए बॉन्ड्स बनाने पाएंगे। इसका मतलब जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने से इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए इनका टकराव कि वो टकराते ही उनके पुराने बॉन्ड्स टूट जाए और नए बॉन्ड्स बन जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब जब ये आपस में टकराएंगे तो इनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो 100 जूल हो, ताकि पुराने वाले बॉन्ड्स टूट जाए। अब सपोज करो ये टकरा रहे हैं पर टकराने से एनर्जी 90 मिल रही है, तो पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं पुराने बॉन्ड्स, तो नए बॉन्ड बनेंगे कैसे? तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो। आप समझ रहे हैं? ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं 80 एनर्जी के साथ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 100 चाहिए। तो 100 एक कौन सी वैल्यू है? कम से कम, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। इतनी एनर्जी तो कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पोजेस करनी पड़ेगी टकराते हुए, ताकि जब वो टकराएंगे उससे प्रोडक्ट बन पाए, पुराने बॉन्ड्स टूट पाए। तो इस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कम से कम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कम से कम भैया इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी पुराने बॉन्ड्स टूट पाएंगे। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी देयर, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एनर्जी बैरियर है, ये रुकावट है, ये रुकावट है। ध्यान से समझिए, ये मेन है, एनर्जी बैरियर मेन है। तो हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही 100 को छुएगा, 100 वाली एनर्जी से पार्टिकल टकराएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को ये समझाया है, बहुत क्लियरली। अब दूसरा बैरियर क्या है, पहले मैं दोनों बैरियर समझा दूंगा, फिर एनर्जी बैरियर के ऊपर और थोड़ी सी बातें हम करेंगे। दूसरा बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब, अगर मॉलिक्यूल्स, ये ओरिएंटेशन बैरियर कहता है अगर मॉलिक्यूल इस तरह से टकराएंगे, इस तरह से, जो मैंने अभी अभी ब्लू बॉक्स बनाया है,
इस तरह से अगर वो टकराएंगे तो कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इनइफेक्टिव कोलिजन, मतलब भले ही एनर्जी 100 हो तब भी नहीं बनेगा प्रोडक्ट। बड़ा कहानी में ट्विस्ट है बेटा, दोनों बैरियर एक साथ पार करने पड़ेंगे, दोनों रुकावटें एक साथ पार करनी पड़ेंगी। इसका मतलब उनका इस तरह से कोलिजन होने से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे से अगर वो 100 एनर्जी मिल भी रही है मान लीजिए, तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे, बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे तो ये आई ये एच के साथ वापस एच आई ही बना देगा, और ये एच घूमता घूमता इस आई के साथ वापस एच आई बना देगा, वही चीज वापस मिल जाएगी। तो कोलिजन थियरी कहती है कि उनका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक मॉलिक्यूल ऐसा, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा। जो मैंने अभी ब्लू बॉक्स बनाया है मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस तरह से ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर ओरिएंटेशन इस तरह से है तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटने के बाद ये H और H H2 बन जाएगा, ये I और I I2 बन जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो उनको कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी रखनी पड़ती है और प्रॉपरली ओरिएंट भी होना पड़ता है। प्रॉपरली कहां, किस डायरेक्शन से वो कोलाइड करेंगे ये भी बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब एक साथ एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दोनों क्रॉस करने होते हैं बच्चों, तभी जाकर बात बनती है। बेटा ये ओरिएंटेशन बैरियर को मैं एक और तरीके से बच्चों को समझाता हूं हर बार। जैसे आपका लॉक है, लॉक चाबी, यहां पर एक छेद होता है, लॉक चाबी से खुल जाता है, लॉक चाबी से खुल जाता है, इस तरह की चाबी होती है उससे खुल जाता है। बट अगर आप चाबी को उल्टा लगा रहे हैं तो क्या लॉक खुलेगा? बताइए। हालांकि वही चाबी उसी लॉक को खोलेगी, बट अगर आप प्रॉपरली उसको ओरिएंट नहीं कर रहे, उल्टा लगा रहे हैं, तो भाई साहब चाबी नहीं खुलेगी। इसका मतलब ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से एंगल में आपका काम हो रहा है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को बहुत ज्यादा समय तक इसका लर्न रहता है। तो ये तो रही बेसिक सी बात कोलिजन थियरी की, जो मेन बात थी। पहले मैं इतनी बात लिखवा देता हूँ, फिर कोलिजन थियरी को और आगे तक पढ़ेंगे। हमने कोलिजन थियरी में सबसे पहले क्या पढ़ा है? कोलिजन थियरी में हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया है पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कोलिजन थियरी का? कि केमिकल रिएक्शन takes place due to the collisions of reactant molecules। ये सबसे पहली चीज, रिएक्शन होती ही इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं। दूसरा, only those collisions which overcomes energy barrier and orientation barrier will lead to the फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ उन्हीं से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट्स, एंड रेफर्ड एज, इनको अलग से एक नाम दिया गया है, क्या? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, उनका नाम दिया गया है इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। उसमें क्या लिखेंगे? द रिएक्टेंट molecules should possess a minimum amount of energy। The reactant molecules
should possess a minimum amount of energy, कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। कोई मुझे बताएगा इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया है। Yes, very good. Threshold energy. The reactant molecule should possess a minimum amount of energy. The reactant molecule should possess a minimum amount of energy, that is threshold energy. Threshold energy. So that their mutual collision forms product, ताकि उनका म्यूचुअल कोलिजन प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात इसको समझते हैं रिएक्शन में कैसे, ग्राफिकल। यहां पे मैं बना रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं यहां पर, और यहां बना रहा हूं एनर्जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? मैं जरा फर्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। इस स्लाइड पे शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा था? ये सारे मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इन सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या एक जैसी होगी? नहीं, एक जैसी नहीं। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट है, सब जब आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी अलग अलग। मैंने भाई इससे पूछा तेरी एनर्जी कितनी है, इसने मुझे बताया 10। मैंने कहा भाई तेरी एनर्जी कितनी है? समझो मेरी बात। इसने कहा सर मेरी एनर्जी 100 है। मैंने कहा भाई तेरी एनर्जी कितनी है? इसने कहा 110 है। मैंने कहा तेरी एनर्जी कितनी है? इसने कहा 90 है। मैंने कहा तेरी एनर्जी कितनी है? इसने कहा 50। इसकी एनर्जी कितनी है? 45। इसकी एनर्जी कितनी है? 40। इसकी एनर्जी कितनी है? मान लो इसकी एनर्जी कितनी है मैंने पूछा, इन्हें कहा 60। इसकी एनर्जी मैंने पूछा इसकी कितनी है, कह रहा है 55। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैं आपकी क्लास में गया और मैंने आपके क्लास में बच्चों के नंबर पूछना स्टार्ट कर दिया। पेपर 100 नंबर का, तो कुछ बच्चे कहेंगे नंबर है 10, 15, 20। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नंबर 100 नंबर है, 95 है। पर ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे? ज्यादातर बच्चे कहेंगे जिनके मार्क्स ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज्यादा है, ज्यादातर बच्चों के नंबर बीच के होते हैं, बीच के। 50, 60, 70, 40, 50, 60, मतलब बीच के नंबर में ज्यादा होते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके बहुत कम नंबर होते हैं क्लास में, आप लोग भी जानते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं। ज्यादातर बच्चे एवरेज के होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे एग्जाम्पल को। इसी तरह से जब एक मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी देखी तो बहुत कम, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी बहुत कम है और बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बीच की होती है, जो ना कि बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के अनुसार इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से आता है इसका ग्राफ, इस तरह से। अच्छा, इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं देखो ध्यान से। अगर आप देखेंगे ये एनर्जी यहां बढ़ रही है, मान लो एनर्जी यहाँ पे 10 थी, 20 थी, 40 थी, 50 थी, 60 थी, 90 थी, 100 थी, एनर्जी अलग अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये पीक क्या दिखा रहा है? कौन मुझे बताएगा ये पीक क्या दिखा रहा है? ये पीक दिखा रहा है सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी है। ये पीक क्या दिखा रहा है कि जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये वाली एनर्जी है। और आप चेक कर सकते हैं ये वाली एनर्जी ना तो बहुत लो है, ये है बहुत लो वाला फैक्टर, ये है बहुत हाई वाला रेंज, ना तो बहुत लो है ना तो बहुत हाई है, ये मीडियम का है।
इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है, जब ऐसा ग्राफ मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब ने बनवाया फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी मीडियम है, एवरेज है, बीच की एनर्जी। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बीच की। क्या ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं? मैक्सिमम मॉलिक्यूल वो एनर्जी पोजेस करते हैं, ना तो बहुत लो है ना तो बहुत हाई है, मीडियम। ये इसका पीक दिखा रहा है। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया इसका पीक क्या दिखा रहा है, इस ग्राफ को हमने पढ़ना भी सीख लिया। अब मान लीजिए ये है वो वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है। मान लीजिए ये हमारी वो assumption हमारी वैल्यू थी ना कि 100 थी थ्रेशोल्ड, तो ये 100 है थ्रेशोल्ड। या फिर मैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को ना ET से दिखाते हैं, तो ET बोलते हैं। ET मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मुझे आप बताइए ये कौन से मॉलिक्यूल है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये कौन से मॉलिक्यूल है? इसका मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड है या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो इसका मतलब जब भी ये वाले मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, जब भी इतने मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अग्री करते हैं आप मेरी बात से? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए थी। कम से कम मैंने बताया आप लोगों को 100 एनर्जी होनी चाहिए थी। 100 या 100 से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। पर आप मुझे बताइए, मैं जिनको रेड से शेड कर रहा हूं, अब रेड कलर से, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? ये वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब 100 से कम। बच्चों यहां पर गौर करने की बात आ गई, इनकी एनर्जी 100 से कम है, 100 से कम। मतलब ये जब भी आपस में टकराएंगे, चाहे इनका ओरिएंटेशन सही भी क्यों ना हो, ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण से ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे जिनसे पुराने बॉन्ड्स टूट पाए। इसका मतलब हम यहाँ से बहुत क्लियर एक assumption ले पा रहे हैं, क्लियर एक बात को समझ पा रहे हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बनाएंगे। यही वाला मॉलिक्यूल, ये वाला इफेक्टिव कोलिजन है। तो हम इसको एक व्हाइट पेन से लिख देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which possess energy equal या ग्रेटर देन ET। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, सो दैट, ताकि when they collide in a proper orientation will form product। इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है कि ये है कौन सा कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन। और ये वाला फ्रैक्शन क्या दिखा रहा है बेटा? इनइफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल रह जाते हैं जिनके पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं है जितनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और इसकी वजह से वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं। आप इसको बाहर से एनर्जी दीजिए। याद करिए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये वाली वैल्यू 100 है, तो जिसकी भी 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा है, वो प्रोडक्ट बनाएगा। 100 से कम वाले प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, 90 वाले प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, 80 वाले नहीं बना पाएंगे, 70 वाले नहीं बना पाएंगे, 60 नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे। अब मेरी बात को समझिए, मैंने मान लीजिए सबको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, मैंने सबकी एनर्जी बढ़ा दी,
मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। याद करिए पिछली बार हमने क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने सबको 10-10 बढ़ा दिया। अच्छा 10-10 बढ़ा दिया तो क्या होगा, 60 वाले 70 में चले जाएंगे, 70 वाले 80 में आ जाएंगे, 80 वाले 90 में आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी 90 थी अब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे और वो भी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बच्चों यहां पर एक समझने की बात है, इसका मतलब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में छोड़ दिया गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कई बार ऐसा होता है कि एक तबके के पास, एक कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ही उतनी एनर्जी होती है जो प्रोडक्ट बना सकती है, तो वो प्रोडक्ट बना देती है, बाकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैठी रहती है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाती। कई केस में ऐसा होता है, समझिए मेरी बात को, कई केस में ऐसा होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होती है तो ज्यादातर रिएक्टेंट के पास वो एनर्जी ऑलरेडी होती है, तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादातर अपने आप बन जाया जाता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे देनी पड़ी थी वो बहुत कम है। आप समझिए, कई बार ऐसा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां होती है, इसका मतलब एक भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट बना पाए, हमें ही सारी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं दे रहा हूं, हम दे रहे हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स हमने दिए उसको एक्टिवेट करने के, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप लोग समझिए, जैसे चाय बनना, मैं हमेशा बताता हूं ना चाय बनना, तो चाय बनने के केस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे और एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसे होगी। इसका मतलब किसी भी चाय के मॉलिक्यूल के पास, मतलब चाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पानी होता है, दूध होता है, चाय पत्ती, चीनी, इन चारों के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए और चाय अपने आप बन सके। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने आप पास कर सके, अपने आप क्रॉस कर सके। जैसे चाय के केस में हो गया, मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रख दिए, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो प्रोडक्ट बना पाए, वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाए, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर पाए। तो मुझे ही सारी एनर्जी देनी पड़ती है, मुझे ही सारी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स आगे की तरफ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो बाहर से जो मैं एनर्जी देता हूं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कई केस में ऐसा भी होता है बच्चों, मैंने अभी भी बताया, जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर उसकी थ्रेशोल्ड, सब रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है कई रिएक्शन के लिए, इसका मतलब वो रिएक्शन अपने आप ही ज्यादातर हो जाता है, मुझे एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी ये दोनों हर रिएक्शन के अलग अलग होते हैं और इन्हीं पे डिपेंड करता है कि कोई रिएक्शन होके देगी या नहीं देगी। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट मैं समझा पाया हूं, आप लोगों को समझ में आया भी होगा थोड़ा सा। तो ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं देता हूं उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसी ग्राफ को दोबारा बनाऊं बेटा, यहां वही बनाऊं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, यहां पर हमने बनाया था एनर्जी, और एक सेम प्लॉट मैं बना दूं जो कि होता है हर बार ऐसा ही, मैंने आपको बताया अभी अभी, इसमें बीच में हमेशा कर्व होता है, बीच में कर्व का मतलब भी, उस कर्व का सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया, बीच में मिडल में कर्व होने का मतलब है, मिडल में कर्व होने का मतलब है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जो एवरेज वाली होती है, ना बहुत कम वाली एनर्जी ना बहुत ज्यादा वाली एनर्जी, बीच की एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने समझा एट टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर टी पे है, ऐसा ग्राफ आएगा जहां पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये वाला पार्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला पार्ट, ये है ईटी वाला पार्ट, और सिर्फ इतना फ्रैक्शन ही अपने आप रिएक्टेंट कर पा रहा है।
अब क्या देखा मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दूं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी बात करी कि अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये कर्व इस तरह का हो जाएगा, ये कर्व इस तरह का, ये कर्व इस तरह का हो। अब इस कर्व को रीड करने की कोशिश करें, इस कर्व को समझने की कोशिश करें, इस कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो बातें हुई इस कर्व में। ये क्या है, एट टेम्परेचर T+10, मतलब टेम्परेचर में जब 10 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी थी, मान लो 50 एनर्जी थी, अब वो खिसक गया आगे, ग्राफ खिसक गया। क्यों? क्योंकि सब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। आप लोग समझिए मेरी बात को, पहले जिनकी एनर्जी 10 थी वो आगे वाले जोन में आ गए, 20 में आ गए, 20 की एनर्जी 30 में आ गए, 30 वाले 40 में आ गए, 50 वाले 60 में आ गए, सब आगे की तरफ बढ़ गए, सबकी एनर्जी बढ़ गई। तो कर्व थोड़ा ब्रॉड हो गया, नीचे आ गया। इसका मतलब अब ज्यादातर मॉलिक्यूल, कर्व आगे ऐसे था तो कर्व ऐसे हो गया, मतलब आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन, ये वो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर पा रहा है। ये रेड वाले एक्स्ट्रा है जो अब पार कर पा रहे हैं, पहले नहीं पार कर पा रहे थे परंतु अब पार कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये जो ओवरकम कर पा रहे हैं, ओवरकम कर पा रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को, और एक्स्ट्रा ये जो प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules which overcomes the energy barrier to form product with temperature T+10 बढ़ा दें। अब ज्यादा प्रोडक्ट बन पा रहे हैं। ठीक है, अब आप खुद अनुमान लगाइए, मैं 10 डिग्री और बढ़ाऊंगा तो ग्राफ कैसे होगा, 10 डिग्री और बढ़ाऊंगा तो ग्राफ ऐसे होगा, और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, और एक समय आते आते ऐसा भी ग्राफ होगा, सॉरी, एक समय आते आते ग्राफ ऐसा भी होगा, इस तरह का होगा कि बहुत कम मॉलिक्यूल ही रह जाएंगे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है, अगर नहीं पता है तो दोबारा बता देता हूं कि हमें फार्मूला है K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, ये फार्मूला है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं A को नीचे ले आता हूं तो ये इस तरह से बन जाता है EA बाय RT, इस तरह से, और ये चीज कहलाती है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules having energy equal or greater than activation, इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो पेपर में एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, एनसीईआरटी में भी है कि पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताओ जिसकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब दे आर आस्किंग दिस थिंग, ये वाला ये पूछ रहा है। e की पावर माइनस EA बाय RT कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली K अपॉन A करके, K दिया होगा A दिया होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बट बच्चे फंसते कहाँ हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये पूरी चीज जो मैंने अभी भी बोली,
इसका मतलब क्या है, बच्चे यही नहीं जानते, तो इसका मतलब ये है। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा k ओवर a से, एकदम सिंपल। k दे रखा होगा, a दे रखा होगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे निकल जाएगा, पर बच्चे वही नहीं समझ पाते कि कैसे निकालना है, इसका मतलब क्या है। तो ये हम लोगों ने अभी अभी समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है, इसके बाद अभी बात पूरी नहीं हुई बच्चों, ध्यान से समझो। मैं एक और ग्राफ के जरिए कुछ और भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी दिखाया जा रहा है, एनर्जी दिखाया जा रहा है। मैं एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा, पेपर में आता है एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करो ग्राफिकल, ये आ चुका है एग्जाम में सीबीएसई में, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एनर्जी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा हूँ कि रिएक्शन कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। इसमें मैं हर चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, हर चीज को समझा रहा हूँ कि क्या है क्या चीज है। इसको पिछले वाले ग्राफ से कंपेयर मत करिएगा, ये अलग चीज का ग्राफ है। यहां पर ये शो कर रहा है ई आर, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ई आर। ठीक है, और ये जो पीक देख पा रहे हैं, पीक, ये है ईटी। क्या होता है ईटी, जरा बताइए तो, कौन मुझे बता पाएगा ईटी क्या होता है? अभी बहुत चर्चा करी हमने इसके बारे में। यस, यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वेरी गुड, थ्रेशोल्ड, ये होती है थ्रेशोल्ड। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, क्या होता है ना, शुरुआत में मान लिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 20, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी बेटा हमारे एग्जांपल में 100। तो 20 वाला 100 तक अपने आप तो नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन मुझे बताएगा? 20 वाले को 100 तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ। यस, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो हम एनर्जी दे रहे हैं ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी, यहां पर ग्राफ में देखिएगा, इस ग्राफ को देखिएगा, इस ग्राफ को देखिएगा बच्चों अच्छी तरह से। यहां पर ये वो वाली बात है, ये है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इससे पहले ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ बराबर हो जाती है, इसका मतलब उस समय पर कोलिजन करने से प्रोडक्ट बनेगा, ये बात तो आपको पता है ना। और अगर उस समय की हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मैं दे रहा हूं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यस, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और कुछ नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द reactant molecules, energy required for the reactant molecules so that they can overcome threshold energy barrier। ठीक है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आइए एक और बार इसको दो ग्राफों में, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं। आप कहेंगे दो ग्राफ क्यों बना रहे हैं? फिर से मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए पहला ग्राफ है और ये है मेरा दूसरा, एक अलग चीज बताने के लिए। ये आखिरी चीज है ग्राफ के बारे में, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें हम बता ही चुके हैं ग्राफ के। तो यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है, और यहाँ पर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना
जा रहा है, टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम तो नहीं, रिएक्शन कितना आगे जा रहा है वाई एक्सिस पर। तो मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, एक ग्राफ इस तरह का बना रहा हूं, एक इस तरह का बना रहा हूं, एक ग्राफ में इस तरह का। ठीक है, दो तरह के मैंने ग्राफ। अब हम एक नई चीज को समझना चाहते हैं, पहले तो पुरानी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं, कौन मुझे बताएगा? इस पॉइंट जो मैंने ब्लू से भी मार्क करा है, इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये क्या है, ये क्या दर्श नहीं बच्चे, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थोड़ी है, ये जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये तो ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी है, जो बैरियर इसको क्रॉस करना है, ये क्या है? यस, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अंत में ये चीज क्या है बताइए जरा, ये क्या बन चुका है? प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये क्या होगा? ईपी, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यस और नो? यस। इसी तरह से यहां पर ये क्या होगा? ER। ये क्या होगा? यस। और ये क्या होगा? ईपी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हम चीज जानते हैं। एक और चीज भी जानते हैं, आप मानो या ना मानो, वो ये कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, किस किस का गैप है? ET और ER का, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए और कितनी एनर्जी है। मतलब चाहिए मान लो 100, है 20, इसमें से माइनस कर दो तो ये एनर्जी है जो मुझे बाहर से देनी पड़ेगी, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का एक फार्मूला भी निकल आता है, ये भी कह सकते हो कि EA एक्टिवेशन एनर्जी विल बी व्हाट? ET माइनस ER। ये भी कह सकते हो। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है? थ्रेशोल्ड जितनी चाहिए उसमें से माइनस कर दो जितनी उसके पास ऑलरेडी है। जैसे 100 थी थ्रेशोल्ड और मान लो मैंने मानी थी 20 है उसके पास अभी, तो हमें 80 बाहर से देनी पड़ेगी। दिस 80 इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने लगी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है भाई। अब ये सब हमें पता है, यहाँ पर ये भी पता है, ये वाला जो बैरियर है ये कहलाएगा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब हमें पता है। पर अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों ग्राफों में एक नई चीज भी है जो मुझे आप लोगों को समझानी है। कोई देख सकता है क्या? क्या एक नई चीज है दोनों ग्राफ में? क्या डिफरेंट है? ईपी डिफरेंट है, देखिए चेक करिए जरा। एक केस में ईपी ER से नीचे है, मतलब इस केस में ईपी जो है वो नीचे है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ये ये है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो पहले ER कितना था, मैंने एग्जांपल में मान लिया 20 था, 20 के बाद 100 तक गया, 20 के बाद 100 तक गया, 100 के बाद जैसे ही गया उसके सारे पुराने बॉन्ड्स टूट गए, उसके बाद नए बॉन्ड्स बनने लग गए। जैसे ही नए बॉन्ड्स बनने लग गए इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, क्योंकि नया बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और मान लो एनर्जी 10 पे आके रुक गई, मतलब रिएक्टेंट से भी कम एनर्जी प्रोडक्ट की है। तो इस केस में मैं अगर डेल्टा रिएक्शन एनर्जी बताऊं तो E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट बोलूंगा। तो उस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी 10 है और रिएक्टेंट की एनर्जी 20 है। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो -10। माइनस मतलब जो इस पूरे प्रोसेस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो उसमें एनर्जी माइनस हुई, मतलब रिलीज कर दी गई। शुरू में 20 थी, 100 तक पहुंची, सारे पुराने बॉन्ड्स टूट गए, फिर 10 पे आके रुकी। 10 पे आके रुकी तो 10 क्या दिखा रहा है? 20 से कम है। इसका मतलब दो बातें, एक तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और हम जानते हैं अच्छा खासा, जो नहीं जानता आप सुन लो, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है ना बेटा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, इसका मतलब इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और ओवरऑल रिएक्शन में मैंने देखा डेल्टा E नेगेटिव है। क्यों?
क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इस केस में डेल्टा ई होगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ये जो गैप है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या देखते हैं बच्चों, कि ये गैप ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, यहां पर कम थी वहां पर बढ़ गई। इसका मतलब पहले 20 थी, फिर 100 तक गई, सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूट गए पुराने, फिर नए बॉन्ड बनना शुरू हुए, नए बॉन्ड बनना शुरू हुए, पर नए बॉन्ड बनने में एनर्जी जो रिलीज हुई वो ज्यादा नहीं हुई, कमी हुई। मान लो ये 60 हुई या 70 हुई, तो इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जेटिक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे अनस्टेबल है इस केस में, मतलब ई आर कम है, ई पी ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा ई होगा वो पॉजिटिव होगा, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और इसमें प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं कोलिजन थ्योरी की। इसमें अब ओरिएंटेशन बैरियर पे मैं जाऊं। ये सारा का सारा एनर्जी बैरियर था। ओरिएंटेशन बैरियर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर बस ये बताता है कि प्रॉपरली ओरिएंट भी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस, reactant molecules must collide in a proper orientation along with थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो भी लिख देता हूँ कि अगर ऐसे टकराते हैं तो इसको इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं। ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रही। ठीक है, एक बार सारी चीजें एक बार ग्लिम्स कर दूं, मतलब एक साथ मैं बता दूं, मैं बताता हूँ। चलो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता, उनको दो बैरियर, दो रुकावटें पार करनी होती हैं, तब प्रोडक्ट बनता है। वो दो बैरियर्स हैं एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों बैरियर को एक साथ क्रॉस करता है, दोनों रुकावटों को एक साथ क्रॉस करता है, तो ही उससे प्रोडक्ट बनेगा, और उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर एनर्जी बैरियर की बात करता हूं तो एनर्जी बैरियर का मतलब है कम से कम उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर हो, ताकि उसमें सारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाएं और नए बॉन्ड्स बन पाए। इसे हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। इनको हमने ग्राफिकली आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ज्यादातर ग्राफ ऐसे बनते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना कम होती है, बीच की होती है। ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने आप प्रोडक्ट बन सकते हैं। ज्यादातर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनसे प्रोडक्ट नहीं बनता, जो ओरिएंटेशन सॉरी जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इन अदर फॉर्म्स, जिसकी वजह से ग्राफ इस तरह से मुड़ जाता है, आगे की तरफ मूव होता है, और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं और प्रोडक्ट बन पाते हैं। ये मेरी दूसरी बात। तीसरी बात,
अगर मैं दूसरे ग्राफ में समझूं कि टाइम के साथ साथ पहले ये रिएक्टर मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं और एक समय आने पर ये उतनी एनर्जी तक पहुंच जाते हैं जितनी एनर्जी चाहिए थी सारे पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। जैसे ही सारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं उसके बाद नए बॉन्ड्स बनते हैं और मैं आपको बताऊं नया बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज होते होते ये रिएक्टेंट से कम एनर्जेटिक हो जाए इसे हम कहेंगे ओवरऑल प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट स्टेबल। पर मान लो अगर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस और प्रोडक्ट अनस्टेबल है उसके। इसके अलावा मैंने ये बताया कि उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं होंगे, प्रॉपर एंगल से अगर वो आपस में टकराएंगे नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने चाबी और ताले का एग्जांपल दिया, ताला वही होता है, चाबी वही होती है, बट अगर आपने प्रॉपरली चाबी को ओरिएंट नहीं किया, उल्टा चाबी को लगाया तो ताला नहीं खुलेगा। दैट मीन्स ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर चाबी भी है ताला भी है तब भी नहीं खुल रहा, क्यों? क्योंकि आप ओरिएंटेशन गलत कर रहे हैं। तो यहां तक हमने चीजों को बता दिया है। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि कोलिजन थियरी में भी कुछ कमियां थी। कोलिजन थियरी में भी कुछ कमियां हैं, उनको हम कहेंगे वीकनेस ऑफ कोलिजन थियरी। ये आ चुका है एक बार किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या लिख रहा हूं मैं? इधर जगह है क्या? इधर तो लिख रहा हूं कॉजेस ऑफ वीकनेस ऑफ कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी एक जगह मार खा जाती है, इसका एक अजम्पशन थोड़ा सा अटपटा है, मतलब ठीक नहीं है। उसकी वजह से कोलिजन थियरी में थोड़ी बहुत हमें दिक्कत देखने को मिलती है और वो ये है कि दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द assumption that molecules are elastic hard sphere। मॉलिक्यूल हार्ड स्फीयर होते हैं और इलास्टिक होते हैं, मतलब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी एनर्जी खोएगी नहीं, कंजर्व्ड रहेगी। दोबारा जब टकराएंगे तो भी उतनी एनर्जी रहेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार ये मॉलिक्यूल टकराते टकराते एनर्जी कम करते रहते हैं। तो शुरुआत में तो टकराव ज्यादा होता है, बाद में टकराव कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये अजम्पशन थोड़ा सा गलत है। इट इज बेस्ड on the assumption it is based on the assumption that molecules are elastic hard spheres, which is not which is only true for ideal gases लिख सकते हो, जो सिर्फ ideal, which is only true for ideal gases, जो सिर्फ ideal gases के लिए true। और एक और बात बता दूं, collision theory is unable to explain reversible reaction। रिएक्शन वापस कैसे रिवर्ट कैसे होती है, वही कोलिजन रिवर्ट होकर वापस रिएक्टेंट कैसे बना देता है, ये भी नहीं बता पाया। तो कोलिजन थियरी was unable to explain reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब आइए फटाफट से 5 मिनट में हम लोग समझते हैं आखिरी चीज। आखिरी चीज क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करता है इसकी बात थोड़ी सी हम देखते हैं, फटाफट से देखिएगा। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और उसी के बाद चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है कैटलिस्ट का, आइए देखते हैं एक बार फटाफट से। आप लोग जानते हैं कैटलिस्ट कौन होते हैं? कौन मुझे बताएगा कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट
are those species which alters rate of reaction. अच्छा, मैंने alter लिखा है. ऑल्टर का मतलब है इंक्रीज भी करता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कई ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो डिक्रीज भी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम लोग हमेशा क्या जानते हैं, अभी इंक्रीज इंक्रीज नहीं भाई, ऐसे भी रिएक्शन होती है जो डिक्रीज करते हैं, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो इंक्रीज वाले हुए पॉजिटिव कैटलिस्ट, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट्स. और डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, उनको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. अच्छा, एक कैटलिस्ट कभी भी केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. एक कैटलिस्ट does not participate chemically into a reaction. केमिकल पार्टिसिपेशन उसका कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता. और सबसे बड़ी बात, कैटलिस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा क्या काम करता है कैटलिस्ट, मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस. ठीक है, चलो लेट इट बी, ये हमारा वही वाला पुराना ग्राफ है जो मैंने आप लोगों को समझाया है. यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कितना तेजी से प्रोसेस कर रहा है वो है. और मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है. और फिर आप लोगों को ये बताया कि ये चीज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये चीज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो है कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जिंदगी भर याद रखेंगे. मान लो अभी आपके पास है 200 रुपए. ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, 1000. हमारे एग्जांपल में 100 थी ना, मान लो 100. अभी आपके पास 20 रुपए हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है, तो मतलब 100 रुपए होगी तभी आप उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और आप उस रिएक्शन को कर पाएंगे. ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े शोरूम के अंदर, मॉल के बाहर खड़े हैं, आप किसी मॉल के बाहर खड़े हैं और आपके पास 20 रुपए तो बड़े कम है, मान लिया $20 है, और $100 कम से कम सबसे सस्ता जो वो है टिकट है उस स्टेडियम की या मॉल की, क्लब की, $100 है. कम से कम $100 की एंट्री है वहां पर. आपके पास $20 है भाई साहब. अब क्या होगा, अब आप अपने पापा के पास जा रहे हैं, पापा पापा पैसे तो मुझे जाना है, कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट है, कम से कम तो 100 रुपए चाहिए ही घुसने के लिए. पापा ने कहा ठीक है ले ले. पापा ने तुम्हें $50 दे दिए, बट स्टिल यू आर नॉट क्वालिफाई कि आप जा पाओ. आप मम्मी के पास गए, मम्मी मुझे भी दे दो, मम्मी मम्मी ने $10 और दे दिए, तब भी तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हुए कि कम से कम तुम्हारे पास तो है ही नहीं. फिर भाई के पास गए और भाई ने तुम्हें मान लो $20 और दे दिए. जैसे ही तुम्हें $20 और दे दिए, भाई और भी दे रहा था, तुम तो भैया सुनने को राजी नहीं. जैसे ही तुम्हारा 100 का आंकड़ा हुआ, तुम घुस गए हॉल के अंदर, तुमने टिकट ली और अंदर घुस गए. तो इसका मतलब ये 100 का फिगर क्या है, 100 का फिगर तुम्हारे लिए मैक्सिमम है, तुम्हारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मैक्सिमम है. मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कभी 100 से ऊपर जाता ही, 100 तक जैसे ही जाएगा सारे पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा. जैसे ही तुम्हारे पास $100 हुए, तुम घुस गए क्लब के अंदर, कॉन्सर्ट देखने लग गए, मैच देखने लग गए, कुछ भी है. ₹100 का सबसे सस्ता, सबसे कम टिकट $100 की थी, तो तुम वहां घुस गए. तो ये जो 20 से 100 का आंकड़ा था, जो $80 एक्स्ट्रा दिए तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पापा ने, ये तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए था. एक्टिवेट मतलब अदरवाइज तो तुम घुस ही नहीं पाते. तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो तुम्हें दी गई ताकि तुम वहां घुस पाओ, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे. क्या ये एग्जांपल मेरा समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मान लीजिए तुम्हारा एक फ्रेंड
भाई साहब उसी स्टेडियम में काम करता है। भाई समझो मेरी बात को, तुम्हारा एक फ्रेंड मिल गया, तुम्हारा फ्रेंड मिल गया, तुम्हें कह रहा है तुम क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, कह रहा है यार मैं तो, मेरे पास $20 है, $100 की टिकट है यार, मैं क्या ही करूँ। कह रहा है यार तू चिंता क्यों करता है, तेरा भाई जिंदा है भी। मैंने कहा क्या करेगा भाई, कह रहा है यार तू मेरे साथ चल, मेरे पास, मैं तो ये स्टेडियम में काम करता हूँ, तो मेरे पास मेंबर्स का एक अलग से प्रावधान है। आप लोग जानते हैं ना मेंबर्स के लिए या अलग से कंसेशन होता है, तो भाई साहब मेरे पास अलग से है, मैं तुझे वहां से लेके चलता हूं। तो ये मुझे बैकडोर एंट्री करा दी इसने मुझे, जहां पर $50 की, जो $100 वाला टिकट था $50 की थी भाई साहब। अब आप खुद समझिए, जहां पर पहले आपको अपने मम्मी पापा को राजी करना पड़ रहा था $80 देने के लिए, अब उनको मात्र $30 देने हैं, तो राजी करने में बहुत जल्दबाजी होगी, ऑब्वियसली बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे वो, तो टाइम आपको बहुत कम लगेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑल्टरनेटिव पाथ फॉलो किया, एक दूसरा रास्ता। तो कैटलिस्ट यही काम तो करता है बेटा, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ फॉलो करता है, जो वहीं से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है, बट एक दूसरा रास्ता, एक दूसरा रास्ता जिसका एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम होता है, काफी लेस होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम। तो ये काम कैटलिस्ट करता है। तो अगर आप कभी सोचे कि कैटलिस्ट कैसे किसी रिएक्शन को फास्ट करा देता है, तो एक कैटलिस्ट follows an alternative path, एक ऑल्टरनेटिव पाथ, दूसरा पाथ फॉलो करता है, which has different activation energy, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी हो। if the activation energy with catalyst is less, अगर कम है, reaction proceeds faster, reaction तेजी से प्रोसीड करेगा, it will be a पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट मानेगा। बेटा कई बार ऐसे दोस्त भी तो होते हैं ना, कैसे दोस्त, बदतमीज वाले दोस्त, भाई साहब अपना फायदा कर लेते हैं। वो कह रहे चल भाई मैं ऐसी जगह से लेके जाऊंगा तुम्हें फायदा होगा, भाई उसने नुकसान करा दिया तुम्हारा। ऐसे भी होते हैं ना कहीं, अपना फायदा कराने के लिए, अपनी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया। समझो मेरी बात, मतलब तुम यहाँ थे, तुम्हें यहाँ जाना है, ये पार करना है तुम्हें ओरिजिनल में ईटी, ये गैप तुम्हारा था ओरिजिनल में एक्टिवेशन एनर्जी, बट वो तुम्हें कोई दूसरे रास्ते से ले गया जहां पर तुम्हारे ज्यादा पैसे लग गए, $150 लग गए, तुम फंस भी गए, दोस्त के यार दोस्त रेपुटेशन वाला मामला है। तो इसका मतलब कई बार ये तुम्हें दूसरा रास्ता भी लेके जाता है, जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है, उसमें रिएक्शन को ज्यादा समय लगता है, और उस केस में रिएक्शन लेट से प्रोडक्ट बनाता है, डिले हो जाता है। तो इसका मतलब इफ द EA with catalyst is more, अगर ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, उस केस में रिएक्शन प्रोसीड्स स्लोअर, इट विल बी ए नेगेटिव कैटलिस्ट, वो होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए होती है, अगर एक कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ दूसरे रास्ते से हमें लेके जाए जहां पर कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली हम वो प्रोसेस जल्दी कर लेंगे, उस एक्टिवेशन एनर्जी कम में कर लेंगे, फास्ट होगा प्रोसेस। उस कैटलिस्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो रिएक्शन को
तेजी से करवाएगा। बट कई केस में मैंने आपको क्या कहा है, ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। कैसे? एक ऑल्टरनेटिव पाथ फॉलो करते हैं, जिस ऑल्टरनेटिव पाथ में हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, दूसरे रास्ते से लेके गए, ज्यादा पैसा लग गया, ज्यादा एनर्जी लग गई और हमें प्रोडक्ट बनने में ज्यादा समय लगता है, उस केस में वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। इससे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के कैटलिस्ट के साथ कम है या ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा। पॉजिटिव कैटलिसिस क्या होता है, नेगेटिव कैटलिसिस क्या होता है, ये तमाम बातें। और बेटा इसी के साथ सबसे बढ़िया बात, फाइनली हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। आज की डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स थे हम लोगों ने वो खत्म किए।